पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बात छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के सियासी जंग का आगाज हो चुका है। 20 सीटों पर हुए मतदान से ये शुरू हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने यहां के वोटरों को रिझाने के लिए उनका जो रुझान है उससे भांप लिया है, और इसी के आधार पर 17 नवंबर को होने जा रहे दूसरे चरण के चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार बस्तर से ही तख्त और ताज के लिए रास्ता प्रशस्त करता है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने दावा किया है कि वो 20 में से 18 से अधिक सीटें जीतने की स्थिति में हैं। हालांकि ये तो 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि बस्तर का ऊंट इस बार किस करवट बहता है। बहरहाल अब जंग बाकी बची 50 सीटों को लेकर है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, खास मेहमान जुड़ेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मतदान के लिए 17 दिसंबर को वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव लड़ रहे प्रमुख दलों में कांग्रेस के 13, बीजेपी के 12, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के 11 और आम आदमी पार्टी के 12 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे चरण में 17 में से 16 यानी 23% निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 3 या उससे अधिक उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इस बीच 70 में से 25% सीटों पर हम नाम प्रत्याशी यानी एक जैसे नाम वाले प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिस कारण राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारकों को प्रत्याशी की जगह चुनाव चिन्ह के प्रचार पर जोर देना पड़ रहा है। कुछ जगह पर जानबूझकर हम नाम प्रत्याशियों को उतारा गया है। इसके पहले भी हम नाम पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय पार्टियां फंसती रही हैं। कसडोल विधानसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों के खिलाफ हम नाम प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ कांग्रेस ने संदीप साहू को टिकट दी है। संदीप साहू के नाम से एक निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से धनी राम धीवर चुनावी मैदान में हैं। उनके भी हम नाम धनी राम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सरगुजा संभाग में कुल 14 सीटें हैं। यहाँ प्रेमनगर सीट पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों के अधिकृत प्रत्याशी के हम नाम भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार एक दूसरे पार्टी के प्रत्याशी के नाम को लेकर मतदाताओं को उलझन में डालने के लिए इस तरह राजनीति की जा रही है। प्रेमनगर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी खेल साय सिंह मैदान में हैं। इसी नाम से एक निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी भूलन सिंह मरावी के नाम से भी एक निर्दलीय प्रत्याशी भूलन सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं सरगुजा संभाग की सीतापुर सीट पर कांग्रेस की ओर से मंत्री अमरजीत भगत चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो को चुनावी मैदान में उतारा है। राम कुमार के नाम से ही यहां 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। इस तरह इस सीट पर 3-3 राम कुमार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बिलासपुर संभाग की जांजगीर चांपा सीट से कांग्रेस ने व्यास कश्यप को टिकट दिया है। इस सीट पर 3 अन्य निर्दलीय व्यास कश्यप चुनावी मैदान में हैं। यहाँ बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल चुनाव लड़ रहे हैं। बिलासपुर सीट पर बीजेपी से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं। इनको कांग्रेस के शैलेश पांडे टक्कर दे रहे हैं। इस सीट पर परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया से अमर रूपानी चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह रायपुर संभाग के आरंग में मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया के चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी शिव कुमार मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो
तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है 17 नवंबर को। लेकर सारी पार्टियां जिस तरह से मैदान में उतरी हुई हैं, उसको देखकर लग रहा है कि छत्तीसगढ़ वाकई में काफी अहम रहने वाला है पार्टियों के लिए। और इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मनोज पंडित नेता हैं बीजेपी के, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस से जुड़े हैं हमारे साथ। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत मनोज जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। 20 सीटों पर चुनाव हो चुका है, बाकी बची सीटों के लिए दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होने वाला है। क्या लगता है आपको, आपकी पकड़ कितनी मजबूत है छत्तीसगढ़ में? गुप्ता जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपके जितने दर्शक हैं उनको भी गोवर्धन की शुभकामनाएं। आपको भी। और हम तो अस्वस्थ हैं। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और आप देखिए कि पहले चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण का चुनाव 17 तारीख को है। और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने भारत में किए हैं, जो तरक्की, जो प्रोग्रेस, जो चीजें हो रही हैं, से जनता बहुत खुश है। उसी को लेकर जनता मतदान करेगी। और जो भूपेश बघेल का जिन घोटालों में नाम है, महादेव ऐप, बहुत सारे ऐप्स में है, कि जनता देख रही है वहां पर कि ये जनता के हित की सरकार नहीं है, जनता को लूटने वाली सरकार है। और गोबर घोटाले से लेकर महादेव घोटाले तक, 508 करोड़ के घोटाले तक। लेकिन वो तो ये बार बार कहते रहते हैं ना कि आप लगाते ही आरोप इस तरह के हैं, जैसे ही चुनाव आता है आप इस तरह के घोटालों के आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है आपकी सरकार आ रही है? क्या कर दिया आपने ऐसा छत्तीसगढ़ के लिए कि आप ये ठोक बजा कर कह सकते हैं कि जनता सब देख रही है, जनता हमें ही चुनेगी? क्यों चुनेगी? नहीं, इसलिए चुनेगी जनता की वक्ता जी की जो भूपेश बघेल की सरकार ने किया है वहां पर, वहां के लोगों ने देखा ना कि कर क्या रही है सरकार। सरकार सिर्फ अपने लोगों की कुर्सी बचाने से लेकर और सिर्फ अपने लोगों का घोटाले तो सबकी सरकार में होते हैं सर, इसमें नया क्या है? नया नहीं है ना कुछ। घोटाले तो हर जगह होते हैं, हर पार्टी में घोटाला होता है। बस बात इतनी सी होती है, जो सत्ता में होता है उसकी जांच नहीं होती है, जो विपक्ष में होता है उसकी जांच होती है। यही आरोप है कांग्रेस का। नहीं, जांच तो आप ही देखिए ना, सबकी जांच होगी। वो सत्ता में है उसकी भी, जो विपक्ष में उसकी भी। जो ये देखिए, ये हमारा नारा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम तो जनता के चौकीदार हैं और हम चौकीदारी करेंगे और मजबूती से करेंगे। अगर जनता के साथ गलत कोई भी दल, कोई भी संगठन करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। कि आम आदमी पार्टी का हालत आप देख लीजिए, क्या हालत है वहां, और कांग्रेस की हालत देख लीजिए, बिहार में लालू जी की, नीतीश की सरकार की हालत देख लीजिए, ममता जी की हालत देख लीजिए, शरद पवार जी की हालत देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल काम को तरीके से करने में विश्वास रखती है और देश की जनता का भला कैसे हो इस पर विचार करती है। ठीक है, तो यही नारा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। नहीं सर, लेकिन आरोप तो वहीं लगते हैं जहां धुआं उठता है। आरोप तो वहीं लगाती है ना विपक्षी पार्टी को। ऐसा क्या हो जाता है कि सारे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर? ऐसी क्या बात है, क्यों हर पार्टी आरोप लगाती है? चलिए मान लेते हैं कांग्रेस को सत्ता हासिल करनी है, इसलिए वो आप पर आरोप लगाती रहती है। टीएमसी हो गई, बाकी के और दल हो गए, आम आदमी पार्टी होगी, सब आपसे त्रस्त हैं। नहीं, त्रस्त क्यों है? अगर हम, आप ये देखिए, अगर हम सच्चाई बताते हैं, या सरकार के डिपार्टमेंट जिनको ये छूट दे दी जाए कि चाहे वो व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, अगर कहीं गलत पाया जाता है तो आपको ये छूट है। नहीं सर, मध्य प्रदेश का रास्ता भूल जाती है ईडी। मध्य प्रदेश का रास्ता याद नहीं रहता ईडी को जाने का, छत्तीसगढ़ का याद रहता है, राजस्थान का याद रहता है, उत्तर प्रदेश में ईडी कहीं नजर नहीं आती। क्या रास्ता ही भूल जाती है क्या? आप देखिए, जहाँ पर शिकायतें हैं, जहाँ पर चीजें, आप राजस्थान की बात कीजिए। राजस्थान जो डायरी थी, उस डायरी के मंत्रियों ने, इन्हीं के लोगों ने हालांकि डिपार्टमेंट किया, और जब डिपार्टमेंट को बख्ता जी लाल डायरी चीजें बताई गई तो कहीं ना कहीं आपके कार्रवाई तो करने मजबूरी है ना आपकी। संदीप जी, और जब कार्रवाई करनी तब आप कहेंगे गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है। संदीप जी,
क्यों लगता है आपको कि जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया है महादेव ऐप को लेकर, आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई करती है? और इस वक्त छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर चुनाव हो चुका है, आपको अपनी मजबूती कितनी नजर आती है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप ही की सरकार है फिलहाल अभी वहाँ? जी बबीता जी, आप बहुत बढ़िया सवाल है आपका जी। लेकिन आपकी जानकारी और आपके दोस्तों के लिए बता दूं कि ये सस्ते का जो लाइसेंस होता है वो केंद्र सरकार के अंडर में होता है। केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार आज चुनाव के समय नहीं, चुनाव के बहुत पहले से पहली कार्रवाई अगर किसी ने किया था राज्य सरकार ने किया था, और जिसमें 99 लोगों को उन्होंने जेल भेजा था। और उस समय से बघेल जी कह रहे हैं कि दोहे की तरफ को बैन कर दीजिए। आज तक उस ऐप को बैन नहीं करते हैं। अभी बैन करने का ढोंग करते हैं चुनाव के समय। वो भी आदमी सट्टा खेल सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाए, आप समझिए वेबसाइट पे खेल सकते हैं, आप बैन कर दिया है। भाई अगर ऐसा कुछ है तो पहली बात तो ऐप बैन होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो कह रहे हैं कि चंदा तो मोदी ने लिया है, वो चुत्ता आदमी है, चोर आदमी। इसका नाम सहारा डायरी में आया था, 25 करोड़ का घूस लेते हुए सहारा डायरी में इसका नाम लिखा हुआ था। आज तक ये प्रधानमंत्री बन गया, उसकी जांच नहीं हो पाई। यदि भेजे ना अपनी जांच कराए, क्यों नहीं कराता ये? लेकिन मैं ये शब्दावली ये बोलने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पहले मैं बता दूं। लेकिन जब कोई भी नेता जब भावना नहीं संदीप जी, देखिए ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये क्या, किस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे? मैं बैठी हूँ ना, मैं चुप करा रही हूँ सर, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। मनोज जी ऐसे बात करने की परमिशन देती है क्या वक्ता जी? नहीं मनोज जी ठीक है, मैंने टोका। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको वक्त दूंगी। और संदीप जी, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं बहुत गलत है। आपने क्यों किया? मैं टोक रही हूँ, रोक रही हूँ। बिल्कुल आप रोक रहे हैं, मैं उसको एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरीके के डिस्कशन करेंगे, अराजकता फैलाएंगे। ठीक है सर, बात रखने की सबको इजाजत है, लेकिन आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। आप टीवी, नेशनल टीवी पर बैठे हैं, ये भी तो देखिए। अमीषा जी, मैं आपकी चैनल की रेपुटेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने इनको कितने धैर्य से सुना। हाँ ठीक है मनोज जी, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपको वक्त दूंगी। हाँ ये लगाया इन्होंने, खूब लगाया, हमने कभी तो टोका नहीं, टोका ठीक है, बोलते रहे। ठीक है, मैंने नहीं कहा कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। ठीक है, तो ये सुनना भी तो चाहिए ना। हमने बताया कि एक साठ आदमी जो सारा दिन झूठ बोलता है, उसके हजारों झूठ के एग्जाम्पल दे सकता हूँ। वो विदेश में जाके ये कहता है कि कंपनी में ITI कॉलेज खुल रहा है, झूठ। कहता है कि हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी खुल रही है, झूठ। 2 करोड़ रोजगार, झूठ। स्मार्ट सिटी, झूठ। आदर्श गाँव, झूठ। ठीक है, तो ये झूठ का अंबार लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ झूठ की राजनीति कर सकता है। इनका राजनीति करने का तरीका आज जब चुनाव आता है, किसी तरीके के आरोप लगाकर कि निकट के चुनाव लेना चाहते हैं। ठीक है, ये इसलिए कि कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ फेंकते हैं। आप याद करिए, ये सूजी के घोटाले का आरोप लगाया था, मोदी की गला फाड़ के चिल्ला रहे। ठीक है, सरकार इनकी, सत्ता इनकी, सारे लोग बरी हो गए। इन्होंने माफी मांगी कि हमने गलत आरोप लगाया था, आज तक नहीं मांगी माफी। तो नहीं माफी मांगी आपने? धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो आदमी झूठ की राजनीति करता है, एप्लीकेशन लगा के फिर उससे बात नहीं करता है। हजारों एग्जाम्पल है 2014 से पहले कौन से आरोप लगा रहे हैं। आज अगर उन आरोपों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसका जवाब कौन देगा? ये भी कार्रवाई करती है, लेकिन वो जो उसका प्रतिशत है, किसी को गुनाहगार साबित का 5% है, मतलब 95% झूठे एलिगेशन लगाते। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करके 100% में से 95% झूठ बोलकर छत्तीसगढ़ पर अपना कब्जा करना चाहती है। ठीक है, बिल्कुल बनता है। पहली बात, अब दूसरी बात, हम सिर्फ मनोज पंडित से जानना चाहते हैं, आप कृपया बता दीजिए कि 2640 रुपए में छत्तीसगढ़ में धान खरीदा जा रहा है, पूरे देश में का नाम बता दीजिए। ठीक, जहाँ पर रेट में खरीदा जा रहा है, नहीं खरीदा जा रहा है तो क्यों? और आज आपकी सरकार 2500 रुपए में वहाँ पर अभी सरकार खरीदने की बात कर रहा है,
वही धान आप देश में 2100 रुपए क्यों खरीद रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक चीज बताइए कि अगर रोजगारी दर 0.01% है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है, तो पार्टी का नहीं है। 0.01%। आपका ये हरियाणा जो है 24 के ऊपर, और आप हमसे सवाल करें। ठीक है, आप काम की बात करें ना। ठीक है, आप एलिगेशन मनोज पंडित जी, मध्य प्रदेश में ये काम किया और आप रमन सिंह का काम नहीं। ठीक है संदीप जी, ठीक है। मनोज जी, 95% झूठ की राजनीति करते हैं आप, क्यों? छत्तीसगढ़ ऐसे मिलेगा? वक्ता जी कौन तय करेगा? वक्ता जी कौन तय करेगा इस बात को? नहीं, वो तो 3 दिसंबर को जनता तय करेगी, वो तो तय करेगी जनता। हाँ ठीक, ये तय करेंगे जनता। ठीक है। अच्छा, लेकिन नहीं, आप जनता को धोखा, आप दोनों ही की मैं बात कर रही हूँ। पार्टियां जनता को धोखा देने के लिए एक ही नाम के प्रत्याशियों को क्यों उतार रही है? ओके संदीप जी, आप जी सब इस देश की जनता है, हम सब जनता है। पहले हम इस देश के नागरिक हैं, इसके बाद हम किसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते। आप जब मंत्री को से बात करेंगे, झूठ बोलता है, शर्म नहीं लगती, ऊपर भी जाता है। आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप क्या बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ जो झूठा और फ्रॉड है, जाओ मेरे ऊपर मुकदमा करो, मैं जवाब दूंगा। झूठा और फ्रॉड है, सुनिए ना सर, तो झूठा और फ्रॉड है, मुकदमा तो 20 है, वो झूठ बोलता है सारा। मेरे ऊपर मुकदमा करो, मेरे ऊपर मुकदमा करो, मैं जवाब दूंगा। वो कैसे झूठा वो फ्रॉड है, फ्रॉड करता है देश के साथ, देश के नागरिकों के साथ। मुकदमा हुआ था, चली गई थी सत्यता, फिर माफी थे तो कानून में संविधान में आया ना, तुम जैसे ताना चाहो तो बिल्कुल चाहोगे, जाते हो। संदीप जी देखिए, अभी मैंने आपको आपकी बारी में मैंने टोका था ना मनोज जी को, अब आप बिल्कुल धैर्य नहीं रख रहे हैं और सुन ही नहीं रहे हैं बात को सर। फिर ऐसे बात को जब सुनेंगे नहीं, आप फ्रॉड है, ठीक है, आपकी नजर में फ्रॉड है, आप सुनिए तो, बात तो सुनिए पहले। मैंने एग्जाम्पल दिया, दिया झूठ नहीं है, केस के साथ छलावा नहीं है, छलावा नहीं है। सुनिए तो, बात तो सुनिए सर। छलावा नहीं है, वो देश की जनता तय कर लेगी। संदीप जी धैर्य रखिए, 17 नवंबर दूर नहीं है, आ रही है 17 नवंबर सर। जनता का डिसीजन, आप अतिक्रमण करके कोई ना कोई चीजों को रोकेगा ना। आप चीजों को गलत तरीके से पेश करेंगे, इस बात को नहीं लगता ना मानने का, मानूंगा मानेगी। आपको समझना चाहिए, आप सिंह बोलते थे ना, कागज पेश करेंगे, आप करिए, जाइए कोर्ट में, रोकता आपको नहीं रोकता। लगता है जी के पास चीजें, अगर आपके पास सबूत है तो ये देश संविधान से चलता है, कोर्ट से चलता है, कानून से चलता है। चाहिए प्रधानमंत्री सही, ठीक है, दिखाइए। संदीप जी नहीं है भरोसा क्या आपको? संविधान पर, अदालत पर, न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है क्या सर? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है संदीप जी। अगर भरोसा नहीं, हाँ जी ठीक, तो आप समझिए जब राहुल जी जैसे अभी बता रहे हैं ना सर, कि जैसे गुंडे माओवादियों की भाषा में राहुल जी को निकाल दिया गया, अरे किसी के बाप का राज है? आपने कानून का मिसयूज किया, कोर्ट ने बताया ना क्या राहुल कहीं और संविधान से राहत लेके आए क्या? और हमसे ज्यादा संविधान मानने वाला कौन होगा? गैर संवैधानिक कार्य में बता रहा हूँ, 10 गैर संवैधानिक कार्य इनके। आप बताइए कैसे कानूनों में संशोधन करके ये एयरपोर्ट देते हैं अडानी को? सत्ता आपके हाथ में है, कानून आप बदल सकते हैं, लेकिन आपने मिसयूज किया ना उस ताकत का। एयरपोर्ट देने के लिए आपने कानून में संशोधन करके, अब सुनो, अब बता रहा हूँ, सुनो, अब सुनो ना, ये भैया अडानी के चौकीदार, सुनो यार मालिक, सुन लो भैया, पंडित जी सुनो, और मैं बता रहा हूँ, अरे पंडित जी सुन लो भैया। ठीक है, चलिए संदीप जी माफ कीजिएगा, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी।
मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है। ठीक है, कहिए 10 सेकंड के अंदर बात खत्म कीजिए आप अपनी, कहिए। तो मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, संविधान बिल्कुल जो है, जब संविधान का कोई व्यक्ति जिसके हाथ में संविधान संशोधन करने की ताकत हो, जब उस ताकत का वो गलत इस्तेमाल करने लगे तो ये तभी ये कहा जाता है कि संविधान खतरे में है। ठीक, और आज यही स्थिति लाकर इस सरकार ने खड़ी कर दी है। ठीक है आप सर, बताइए, वहाँ पर ओबीसी आरक्षण मिलता है, राज्यपाल सिग्नेचर नहीं करता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।